नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड राइट्स अनुच्छेद 41 से लेकर 51 तक के विषय में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 41। हमने पिछले भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक के विषय में जाना था। आज इस भाग में हम अनुच्छेद 41 से लेकर 51 के विषय में जानेंगे। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार अर्थात जो व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं या वो राज्य के द्वारा किसी कारणवश पलायन की वजह से या अन्य कारणों की वजह से अपना रोजगार खो चुके हैं, तो सरकार का ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये दायित्व है कि वो राज्य में आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार उनको काम करने के लिए सहायता प्रदान करे। दूसरा, शिक्षा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत भी शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी बनाया गया है। इसके अलावा लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता में ऐसी परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में व्यक्ति स्वयं का किसी कारणवश सही से इलाज नहीं करा पाए या किसी अन्य कारण से वह अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सामर्थ्य कम पाता है, तो राज्य उसकी सहायता करके उसको सक्षम बनाने का प्रयास करता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 के विषय में। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपपन्न। हम इसके बारे में बात करेंगे। काम की न्याय संगत दशा क्या होती है? काम की न्याय संगत दशा ये है कि जिन स्थान पर बहुता व्यक्ति काम करते हैं उन स्थानों पर स्वच्छ जल, रोशनी और पीने का स्वच्छ पानी तथा उनके भोजन करने के लिए एक अलग से स्थान, शौचालय की व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी आवश्यक है। इसे राज्य का दायित्व भी बनाया गया है। अब राज्य इसके समय समय पर इससे संबंधित कई प्रकार के कानून लाता रहता है और इसी को देखते हुए आप देखते होंगे बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस काम की न्याय संगत दशाओं में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कैफेटेरिया हो गया और जितने भी कर्मचारी हैं उनके मनोरंजन के लिए स्थान हो गए। ऐसे तमाम चीज़ें इस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य का ये दायित्व है कि वो महिलाओं की प्रसूति सहायता के लिए सक्षम कानून बनाए। आधार बनाकर 2016 में एक एक्ट पारित किया गया जो महिलाओं के प्रसूति सहायता के लिए 26 सप्ताह यानी कि 182 दिन, अब लगभग मान सकते हैं 6 महीने का अवकाश का प्रावधान करता है। यह अवकाश वेतन के साथ दिया जाता है, अर्थात इस अवकाश की अवधि में किसी भी प्रकार के वेतन को काटा नहीं जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के विषय में ये अनुच्छेद बात करता है। राज्य का ये दायित्व है कि वो इस प्रकार की विधि बनाए कि वो आर्थिक संगठनों के द्वारा या किसी अन्य रीति से कर्मकारों को काम के निर्वाह मजदूरी और उनका जो जीवन स्तर है उसको उठाने के लिए अवकाश का प्रावधान करे, ऐसे अवसर उनको प्रदान करे कि गांव में कुटीर उद्योगों का बढ़ावा हो, कर्मकारों के लिए अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए मजदूरी पर्याप्त मात्रा में मिल पाए। इसके बाद हम अनुच्छेद 43 का के विषय में बात करेंगे। अनुच्छेद 43 का कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 ख की। अनुच्छेद 43 ख कहता है सरकारी समितियों के गठन, नियंत्रण व प्रबंधन को विकसित करना। सरकारी समितियां, विभिन्न प्रकार की आप सरकारी समितियां देखते होंगे। एक संगठन भी आप देखने में आते हैं जिनको राज्य के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट यूनियन है, इसके अलावा आप देखेंगे गन्ना विकास समिति, और ये विभिन्न प्रकार के जो संगठन आपको देखने में आते हैं जो राज्य के द्वारा पोषित होते हैं, देखता है, उसके लिए नियम बनाता है। इससे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44।
ये नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। ये काफ़ी समय से एक विवादित आर्टिकल रहा है। इस आर्टिकल को अभी तक राज्य के द्वारा लागू नहीं कराया जा सका है। विभिन्न सरकारों ने इस पर प्रयास किया है, कई सरकारों ने सकारात्मक प्रयास भी किया है। राज्य का ये दायित्व है कि पूरे भारत में चूंकि कई प्रकार के पर्सनल लॉ अभी हमारे देश में लागू हैं, उन सभी पर्सनल लॉ को हटा के एक समान सिविल संहिता लागू करने की ये अनुच्छेद बात करता है। 45 अनुच्छेद 45 आरंभिक शिशुओं की देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के समस्त राज्य क्षेत्र में शिक्षा हेतु बंद करने की बात करता है। इसका प्रावधान जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया। इस संविधान को जोड़ने के पीछे का जो विषय है वो मूल अधिकार में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 क है, जो ये प्रावधान करता है, ये अधिकार देता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर पाएं। एक तरफ इसको अधिकार बनाया गया है और इसी को राज्य के लिए दायित्व के रूप में यहाँ राज्य के नीति निर्देश तत्वों में दिया गया है। 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। आप ये देखते होंगे तमाम SC ST वर्ग के लिए सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके का जो आधार है, उस योजनाओं का जो आधार है वो अनुच्छेद 46 ही है। इसके द्वारा ही राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो SC और ST वर्ग के लोगों के हितों की अभिवृद्धि करे और उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय और शोषण से उनकी रक्षा करे। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आप देखते हैं तमाम पोषाहार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सरकार की योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं। जैसे अभी आप फिलहाल देखा होगा इंद्रधनुष योजना है, टीकाकरण योजना है, पोलियो से संबंधित योजना है। इसके अलावा पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाते हैं। आप देखते हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से भी भोजन का प्रबंध किया जाता है और भोजन के अंदर पौष्टिकता की वृद्धि हो उसके लिए राज्य के द्वारा भी विभिन्न योजनाएं चलाई जाती रहती हैं। वो इसी अनुच्छेद के आधार पर राज्य का जो कर्तव्य है उसके लिए वो योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्य भी प्राथमिकता पर राज्य के द्वारा किए जाते हैं। इसी अनुच्छेद को आधार मानकर जो व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हानिकारक मादक पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए राज्य ने अनेक कानून पारित किए और प्रतिबंध के द्वारा उन दूषित औषधियों को या हानिकारक द्रव्यों को रोकने का प्रयास किया। इस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ केस लॉ है कृष्णलाल गैरा बनाम पश्चिम बंगाल AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट। आप इसको देख सकते हैं, इसमें इसके विषय में जानकारी आपको मिल जाएगी। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करने की बात करता है। आप राज्य की विभिन्न योजनाओं को देखते हैं जो कृषि के लिए और पशुपालन के संगठन के लिए राज्य के द्वारा बनाई जाती हैं। राज्य समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देता है, उसके लिए फाइनेंस देता है, पैसा धन उपलब्ध कराता है। और कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं और पशुओं की नस्ल के सुधार के लिए कार्य में लाई जाती हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आप देखेंगे सरकार वन्य जीवों की रक्षा के लिए और वनों के संवर्धन के लिए भी लगातार प्रयास करती रहती हैं। इसके लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं राज्य सरकारें, केंद्र सरकार लाती रहती है। पर्यावरण की संरक्षण को लेकर विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किए गए हैं। उन एक्टों के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए गए हैं उन सब का संरक्षण किया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है
और ऐसी कलात्मकता और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले किसी भी या निर्यात करना ये प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए एक्ट पारित किए गए हैं जिनके द्वारा इनको दंडित अपराध भी बनाया गया है। अब आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। इसका अर्थ ये है कि जो सरकार है उसका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका में नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि हमारे देश के इसी आर्टिकल को आधार बनाकर न्यायपालिका को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक मानी जाती है। कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका के कार्य में नहीं रहता है। यहाँ तक कि नियुक्ति, ट्रांसफर से लेकर तमाम कार्य न्यायपालिका स्वयं ही देखती है। इसके बाद आता है अंतिम अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का अर्थ ये है कि देश में चाहे किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, वो किसी ऐसे कार्य को नहीं करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो। अपने देश की सुरक्षा और अन्य देशों के संप्रभुता को बनाए रखते हुए सरकारें काम करेंगी और ऐसा काम करेंगी कि अन्य देश के साथ हमारे जो संबंध रहें वो मधुर और अच्छे बने रहें। लोगों के बीच में भी भाईचारे की भावना लगातार बनी रहे, इस प्रकार की कार्य सरकारों के द्वारा किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं उन संधियों के प्रति जागरूकता लाना, उन संधियों को लागू कराना और उन संधियों के विषय में अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ऐसा ना हो कि जनता उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध करे, तो इसके लिए अनुच्छेद 51 प्रावधान करता है। तो आज हम लोग यहीं तक